गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज के आपके इस कक्षा में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के आपके पेपर 1 जिसे कि समावेशी शिक्षा कहते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर दी थी। ये आज आपकी समावेशी शिक्षा की तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। भाई पिछड़ापन कितने प्रकार का हो सकता है? तो देखिए पिछड़ापन जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है। कोई बच्चा व्यक्तिगत रूप से भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन उसमें हो सकता है या मानसिक दृष्टि से जो भी कहा जाए पिछड़ापन हो सकता है। और दूसरा होता है आपका सामूहिक पिछड़ापन जो कि एक समूह से संबंधित होता है कि एक कोई खास वर्ग जो है वो अपनी शिक्षा में जो है वो पिछड़ा हुआ हो या फिर सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो। तो पिछड़ापन आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बुद्धि लब्धि होती है आपकी 90 से 110 के बीच में। जो ये औसत बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक। कहीं कहीं आपको 140 से अधिक मिलेगा, कभी 120 से अधिक मिलेगा, कभी आपको मिलेगा 130 से अधिक। तो ये सारे ही उत्तर इसके सही होते हैं। वैसे कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, पर ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक की एक विशेषता बताइए। भाई पिछड़ा बालक जो है उसकी क्या विशेषता होती है कि जो पिछड़ा बालक होता है उसके सीखने की गति जो है वो धीमी होती है। ये बच्चे केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, ये और कामों में पिछड़े हुए नहीं रहते हैं, है ना। ये अपने दैनिक जीवन के सारे काम बड़े अच्छे से करते हैं, खेल कूद में एक्सपर्ट होते हैं, हर तरह की बदमाशियाँ आप इनसे करवा लो, पर शिक्षा की दृष्टि से ये सामान्य बच्चों से थोड़े से पिछड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, अपवंचन क्या है? तो अपवंचन या फिर वंचन कहा जाए तो जब कोई बालक अपने मूलभूत दैनिक जो सुविधाएं होती हैं, है ना, जो जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित रह जाए। अब मूलभूत सुविधाओं में क्या आता है आपका, जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा, इनसे वो अगर वंचित रह जाता है तो ऐसे बालकों को या फिर इस स्थिति को अपवंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो दृष्टिबाधित बालकों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो आंशिक दृष्टि दोष वाले बालक और दूसरे पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्चे। तो आंशिक में आपके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है ना, इस तरह के बच्चे आ जाते हैं। और पूर्ण रूप से जो दृष्टिबाधित होते हैं उनमें अंधे बालक आते हैं। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि दोष के बालक कौन कौन होते हैं? तो जब वह बालक जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो कि पुस्तक में मुद्रित जो भाषा है उसको लेंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं, तो वो आपके आंशिक दृष्टि दोष वाले बालक कहलाते हैं। मतलब अगर लेंस की सहायता से मतलब चश्मा लगा के जो पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो जो बच्चे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है उनकी जो दृष्टि की क्षमता होती है वो 20 से 70 तक जो है वो होती है। कितनी रहती है? 20 से 70 तक। अगला है, गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो अगर किसी बच्चे की दृष्टि क्षमता 2 से 20 के बीच में है, यानी कि 20 से कम है, तो ऐसे बच्चे गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लिए किस लिपि से पढ़ाया जाता है? तो जो बच्चे आप पूर्णतः दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, हकलाने के कारण क्या होते हैं? देखिए हकलाना जो होता है वो वाणी दोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तो हकलाने के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो वंशानुक्रम हो सकता है,
है ना, कईयों के खानदान में ऐसी वंशानुगति होती है कि वो हकलाते हैं, है ना। दूसरा आ जाता है आपका वातावरण। तो वातावरण से भी जो है वो बच्चा कई प्रकार से, अब वातावरण में क्या हो सकता है कि भाई उसकी जीवा की जो बनावट है ना, उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो ये वातावरणीय कारणों में आ जाता है, ठीक है। या फिर बच्चा जो है वो हिचकिचाता ज़्यादा हो, डरा हुआ हो, तो भी वह हकलाने लग जाता है, तो ये आपके वातावरणीय कारण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांगता क्या है? तो किसी व्यक्ति को द्वारा पूरी तरह आवाज़ सुनने में अक्षम होना ही श्रवण विकलांगता है कहलाता है। इसे श्रवण बाधिता भी कहते हैं। तो श्रवण बाधिता या श्रवण विकलांगता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी आवाज़ को पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को श्रवण विकलांगता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांगता कितने प्रकार की होती है? तो श्रवण विकलांगता जो है वो 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 चालकीय श्रवण दोष, नंबर 2 संवेदनिक श्रवण दोष, नंबर 3 मिश्रित श्रवण दोष, नंबर 4 आपका मध्यकर्णी श्रवण दोष, और नंबर 5 आ जाता है आपका प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। तो ये आपको नाम याद रखने हैं इनके। अगला प्रश्न है, सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है? कि जो लोग नॉर्मल, जिनमें श्रवण बाधिता है, गंभीर रूप से नहीं है वो श्रवण बाधित, एक नॉर्मल उनमें श्रवण बाधिता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या श्रवण बाधित बालक होते हैं, बालक या बालिकाएं होती हैं, वो 31 से 51 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसे ही सुन पाते हैं। अगर इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा तो वो उनको नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। ये याद रखनी है आपको लिमिट्स। अगला प्रश्न है आपका, गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बाधिता स्तर क्या है? तो इन बालकों को 70 से, है ना, 70 to 89 dB तक की श्रवण बाधिता होती है। मतलब जब हम इतनी वॉल्यूम में बात करेंगे ना, तभी इनको सुनाई देगा। अगर आप इससे कम स्तर पे बात करोगे तो इनको सुनाई नहीं देगा। जबकि एक नॉर्मल हम बात करें कि एक सामान्य व्यक्ति 20 से लेकर जो होता है 100 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल तक की ध्वनि को आराम से सुन सकता है, पर जो गंभीर रूप से श्रवण बाधित हैं वो 70 से कम डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो डेसिबल अंक, यानी कि कितने डेसिबल की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है बालक को या किसी व्यक्ति को, वही उसके श्रवण बाधिता का, उसी के आधार पर जो है वो वर्गीकरण किया जाता है। अगला है, पूर्ण श्रवण बाधित बालक के कितने डेसिबल की श्रवण बाधिता होती है? अगर कोई बच्चा पूरी तरीके से श्रवण बाधित है, मतलब बहरा है कंप्लीटली, तो वो 90 डेसिबल की भी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। 90 डेसिबल की आवाज़ मतलब बहुत बड़ा कोई ना धमाका हो ना, तो वो 90 डेसिबल हो जाता है। पर अगर वो भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो यानी वो पूर्णतः श्रवण बाधित है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो समस्यात्मक बालक क्या होगा कि वह बालक जिसके व्यवहार में, है ना, जिसका व्यवहार तथा व्यक्तित्व जो है वो असामान्य हो, वो नॉर्मल बच्चों के जैसे बिहेव नहीं करता हो, तो ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या रहेगी आपकी कि ऐसे बालक जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व सामान्य ना हो, उन बच्चों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक दोष के प्रकार बताइए। मतलब वाक दोष बोल दो या वाणी बाधिता बोल दो, एक ही बात है। वाक मतलब बोलने से संबंधित, वाणी भी आपके बोलने से संबंधित होती है। तो अगर हम बात करें वाणी दोष या फिर वाक दोष की, तो ये देखिए कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 आवाज़ की समस्या, ठीक है ना, कि आवाज़ सही प्रकार से नहीं निकल पा रही है। दूसरा प्रक्रियात्मक या उच्चारण दोष, यानी कि उच्चारण सही नहीं है,
है ना, गलत शब्दों का उच्चारण करता है, हकला रहा हो या फिर देर से बोलने वाले। कई बच्चे होते हैं ना जो 5-6 साल के हो जाते हैं तब तक बोलना नहीं सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बोलना सीखते हैं, तो ये भी आपके वाक् दोष के ही अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान कैसे की जाती है? तो अगर हम बात करें विशिष्ट यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ये अक्सर इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। CWSN क्या है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? एक तो इनके शैक्षिक परिणामों से, इनका रिजल्ट देखकर कि बच्चे का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके आधार पर भी हम उनकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं। नंबर 2, मानसिक परीक्षण के द्वारा, है ना, उनका मेंटल टेस्ट किया जाए किसी भी तरीके का। व्यवहार के आधार पे उनके बिहेवियर को देखें कि भाई अगर उनका बिहेवियर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, उसके आधार पे भी हम बच्चे की समस्या का पता लगाकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपको शिक्षण के आधार पर, अलग अलग मेथड से पढ़ाना पड़ रहा है। भाई आप एक नॉर्मल मेथड से पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, पर एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो यानी उसको कुछ ना कुछ समस्या है। तो इन चारों आधारों पर हम जो है वो किसी बच्चे की आवश्यकता का, विशिष्ट आवश्यकता का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरीके से करते हैं? तो अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है यानी कि जिसका IQ 140 से ज़्यादा है ना, तो ऐसे बच्चों का हम कैसे पता लगाएंगे? नंबर 1, उपलब्धि परीक्षण यानी कि उनके परफॉर्मेंस टेस्ट, है ना, कोई भी आपने उनसे परफॉर्मेंस टेस्ट लिया, उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके आधार पे आप उसकी प्रतिभाशालिता का पता लगा सकते हो। नंबर 2, प्रवणता परीक्षण, और नंबर 3, बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा। इन तीनों के ही द्वारा जो है वो हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है विशिष्ट आवश्यकता। नंबर 1, शैक्षिक यानी कि अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने में उसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा किसी खास आवश्यकता की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो शिक्षा के क्षेत्र में। नंबर 2, सामाजिक रूप से अगर कोई बालक पिछड़ा हुआ है तो उसको समाज के सही मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी हमें कुछ अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। नंबर 3, मानसिक रूप से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कमज़ोर हों, तो वो भी आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में आ जाते हैं। नंबर 4, शारीरिक विभिन्नता यानी कि अगर कोई इसी बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो वो भी आपके CWSN के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 आधार होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को वर्गीकृत करने के। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे करते हैं? भाई किसी बच्चे की आपको पहचान करना है जो कि समस्यात्मक बालक है यानी कि जिसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से अलग है, तो नंबर 1 इसमें आएगा आपका निरीक्षण के द्वारा। मतलब आप उसके हरकतों का ऑब्जर्वेशन करो, है ना, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। नंबर 2, साक्षात्कार के द्वारा उसका इंटरव्यू ले लो, देखो उसकी सोच को जानो कि वो किस बारे में, किसी चीज़ के बारे में कैसा सोचता है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका अभिभावकों की से बातचीत करके यानी कि आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, है ना, और पता लगा सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो घर में अच्छा बिहेव करता है कि कुछ अलग बिहेव करता है ना, उसके आधार पर जो है वो हम कर सकते हैं। तो इन तीनों आधारों पर हम बच्चे के समस्यात्मक बालक होने का जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि मान संबंध बालक क्या होते हैं? अरे ये मान संबंध नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। अब देखो, अब आप क्लास अटेंड करो तो आपको पता पड़ जाए कि भाई कहाँ पे क्या गलत है। आपकी सीरीज़ में ये शब्द गलत लिखा है, ये मानसिक मंद है भाई, मानसिक मंद, है ना, ये है। तो मानसिक मंद बालक कौन से होते हैं? तो वह बालक जिसकी मानसिक योग्यता औसत बुद्धि वाले बच्चों से कम हो, उन्हें हम मान संबंध या फिर मानसिक मंद बालक भी कहते हैं। ठीक है, तो मान संबंध को ही मानसिक मंद कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंदबुद्धि बालक जो होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। देखो लेवल क्या रहता है आपका प्रतिभाशाली बालक होता है, फिर उत्कृष्ट बालक होता है, फिर सामान्य आ जाते हैं, फिर आपके पिछड़े बालक आ जाते हैं, फिर आपके मंदबुद्धि बालक आ जाते हैं। तो जो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उनका तो 90 से 110 के बीच में होता है, और जिन बच्चों का 70 से 90 के बीच में होता है वो आपके पिछड़े बालक होते हैं। पर जिन बालकों का 70 से भी कम बुद्धि लब्धि होती है वो आपके मंद बुद्धि बालकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि लब्धि की यदि हम बात करें तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को जब 100 से गुणा कर दिया जाता है तो जो अंक हमको प्राप्त होता है वही आपका बुद्धि लब्धि कहलाता है, जिसे हम IQ से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया गया है कि बुद्धि लब्धि इज इक्वल्स टू होता है मानसिक आयु यानी कि MA मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु यानी कि क्रॉनिकल एज अप इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम किसी का भी IQ जो है वो निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? अब देखिए शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक क्या होगा कि ऐसा बालक जिसकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम हो, 85 से कम हो तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, है ना। अब 85 से कम हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बालक जो कि अपनी कक्षा स्तर से एक स्तर कम तक का काम करने में सक्षम ना हो। जैसे कोई बच्चा 8th में है या 9th में है तो वो 8th क्लास का काम नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है? एक तो होता है आपका सामान्य पिछड़ापन और दूसरा होता है आपका विशिष्ट पिछड़ापन। अब सामान्य पिछड़ापन क्या होता है? भाई बच्चा मेंटली बिल्कुल नॉर्मल है पर पढ़ाई में उसका मन कम है किसी कारण से, जैसे कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई डिस्टर्बेंस हो, है ना, उसके कारण वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है तो उसके कारण वो पिछड़ गया हो। दूसरा आपका विशिष्ट पिछड़ापन आ जाता है जिसमें आपकी बुद्धि लब्धि, है ना, आपका IQ लेवल जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो, वो अड़चन ला रहा हो, तो वो आपका विशिष्ट पिछड़ापन हो जाता है ना। भाई बच्चे का IQ ही कम है तो वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो वो आपका विशिष्ट पिछड़ापन में आ जाता है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक के लक्षण क्या हैं? तो मंदबुद्धि बालक या बालक जो होता है वो मूढ़ होता है, उसमें सोचने समझने और विचार करने की क्षमता कम होती है ना। नॉर्मली जनरली जो बच्चे जो उनमें मेंटल एबिलिटी होती है सोचने की समझने की किसी चीज़ को, वो इनमें कम होती है ना, या फिर नहीं होती है, तो इन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो मंदबुद्धि बालकों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो मानसिक मंदता, है ना, दूसरा धीमी गति से सीखने वाले बालक। तो एक तो आपके मंदबुद्धि बालक ऐसे होते हैं जिनका IQ जो है वो 50 से भी कम हो या 25 से भी कम हो, है ना, उनको आप कुछ नहीं सिखा सकते हो क्योंकि वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। और दूसरा होता है धीमी गति से, मतलब ऐसे बच्चे जिनका IQ तो कम है ना, 50 है, 70 से 50 के बीच में है, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, उनके दैनिक जीवन के काम उनको आप सिखा सकते हो, भले वो पढ़ाई ना कर पाएँ पर दैनिक दिनचर्या के कामों को वो सीख सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। तो इस तरीके से मानसिक रूप से मंद बालकों को या मंद बुद्धि बालकों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या है? भाई बच्चों में मानसिक पिछड़ापन क्यों आ सकता है? एक तो शैक्षिक पिछड़ापन हो सकता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनमें पिछड़ापन हो सकता है, ठीक है। दूसरा सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, वो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, है ना। तीसरा व्यवहारिक, भाई बच्चे के जैसे समस्यात्मक बालक है, अब उसके जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है दूसरे बच्चों से, तो वो भी जो है वो एक तरीके से उनमें भी पिछड़ापन आ जाता है। तो ये 3 आधार हो सकते हैं पिछड़ेपन के। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है? भाई आप बुद्धि लब्धि का उपयोग परीक्षण कैसे कर सकते हो? एक तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा IQ टेस्ट कर लो, भाई उसकी मेंटल एज पता लगा लो, उसकी क्रॉनिकल एज पता लगा लो और उससे IQ टेस्ट कर लो उसका। दूसरा समाज मिति तकनीक के द्वारा
तीसरा आपका अनुकूलित व्यवहार, समाज मिति तकनीक मतलब समाज के अन्य लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है या फिर समाज के अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये पता लगा के अनुकूलित व्यवहार का मापन करने, उसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर लो कि भाई उसका बिहेवियर अन्य लोगों के साथ कैसा है ना। व्यवहार निरीक्षण कर लो, ऑब्जर्व करो, उसकी हरकतों को देख लो। व्यक्तिगत इतिहास, उसकी केस हिस्ट्री पता लगाओ, भाई बचपन में वो बच्चा कैसा था, उसका पारिवारिक माहौल कैसा है, केस हिस्ट्री के द्वारा पता लगा सकते हैं। संचय अभिलेख, तो इन जो है वो इन 6 विधियों के द्वारा हम किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति क्या होता है। अभिवृत्ति, यहाँ पे एटीट्यूड की बात हो रही है। अब एटीट्यूड मतलब अपन क्या बोलते हैं कि अरे उस लड़की में बड़ा एटीट्यूड है, घमंड है, पर एटीट्यूड यानी घमंड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कि अभिवृत्ति आखिरकार होती क्या है। तो अभिवृत्ति जो है वो किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा होती है। यानी कि अगर कोई साइकोलॉजिकल चीज़ है ना, कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कोई साइकोलॉजिकल चीज़ है, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, यही हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। किसी चीज़ के बारे में हम किस तरह का विचार रखते हैं, वो विचारधारा ही क्या कहलाती है, हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे कि एक गिलास है, उसको पानी से भरा, उसको पूरा फुल पानी से नहीं भरा, तो कुछ लोगों से पूछा गया कि ये गिलास कैसा है, तो बोलेंगे आधा भरा है, और कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है। तो ये आपको बताती है कि आप आधा भरा हुआ लोग यानी कि वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, और जो बोल रहे हैं आधा खाली है वो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं। तो ये विचार ही हमारी क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है गणितीय ब्रेल कोड से क्या तात्पर्य है। तो दृष्टिबाधित छात्रों के द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड तैयार किया जाता है जिसे गणितीय कोड कहते हैं। तो जो बच्चे पूर्णतः दृष्टिबाधित होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो गणितीय कोड बनाए जाते हैं ब्रेल लिपि में, उन्हें ही गणितीय ब्रेल कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है वास्तविक आयु क्या है। तो वास्तविक आयु की अगर हम बात करें तो वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से जो है जो उसकी बुद्धि परीक्षण के देते समय होती है। मतलब प्रेजेंट में आपका जन्म से लेके अब तक वर्तमान समय तक आप कितने वर्ष के हो गए हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक आयु कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम रखेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है वो चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।